आइए बाबा। माते, तुम्हारे इस बेटे की कुंडली हो तो मुझे दिखाना। जी बाबा, अभी लेकर आती हूँ। तब तक बाबा, और ये मेरे छोटे बेटे की। माते, तेरे बड़े बेटे का तो जीवन सामान्य है, परंतु तेरा छोटा बेटा नरेंद्र। छोटे बेटे का क्या बाबा? अगर वो राजनीति में कदम रखता है तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत ही ताकतवर। जिस कोई महाराजा हो ऐसा बड़ा आदमी बनेगा। और अगर उसने संन्यास की राह ली तो भी बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। शंकराचार्य, शंकराचार्य। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको मैं, ये समय नहीं है कहने के लिए, लेकिन मेरे विद्यार्थी काल, स्कूली जीवन के बाद मैं हिमालय में चला गया था। हिमालय के मेरी ज़िंदगी के जो 3 साल है करीब करीब, वहाँ की बहुत सी घटना है जो मुझे, लेकिन उसके विषय में अभी समय नहीं हुआ है कहने के लिए। कभी कभी जहाँ द्वय नहीं है वहाँ द्वंद्व नहीं है। मैं मानता हूँ जिस दिन मेरी बेसब्री खत्म हो जाएगी उस दिन मैं इस देश के काम में नहीं। हर शाम सोता हूँ तो दूसरे दिन का सपना लेकर के सोता हूँ। ईश्वर से डरता हूँ, हर पल डरता हूँ। 125 करोड़ देशवासी, अगर उनको थोड़ी सी भी चोट पहुंच जाए, मैं डरता हूँ। एक सन्यासी जो आज सत्ता के शिखर पर पहुंच चुका है। करीब 60 साल पहले एक साधु ने उनके बारे में कहा था, वो दोनों ही बातें सच साबित हुई। पहले उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बेहद सादगी से किसी साधु संत की तरह बिताया, और जब राजनीति में कदम रखा तो किसी चक्रवर्ती सम्राट की तरह उनका सितारा चमकने लगा। 7 अक्टूबर 2001। 20 साल पहले नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जो शपथ ली, उस शपथ के पथ पर आज भी उनका सफर जारी है। मोदी ने जब सियासत की राह पर चलना शुरू किया तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। 13 साल तक लगातार वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। फिर उन्होंने दिल्ली का रुख किया तो दिल्ली ने उन्हें अपना बना लिया। लेकिन मोदी के लिए गुजरात से दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का ये रास्ता कांटों भरा था। हर कदम पर उनके सामने नई चुनौती थी। मोदी जिन मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़े, उनके सामने टिक पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। लेकिन मोदी लड़ते गए और आगे बढ़ते गए। क्योंकि मैं ऐसी जिंदगी गुजार करके आया हूं तो मेरी जिंदगी में ये सब झेलना बड़ा स्वाभाविक था। क्योंकि हम ठोकरें खाते खाते आए हैं जी, बहुत प्रकार की परेशानियों से निकल के आए हैं। तो मैंने लिखा था कि जो लोग मुझे पूरी कविता के शब्द आज याद नहीं, लेकिन किसी को रुचि होगी तो मेरी एक किताब है, जरूर आप देख लेंगे। मैंने उसमें लिखा था, जो लोग मुझे पत्थर फेंकते हैं मुझ पर, मैं उन पत्थरों से ही पक्षी बना देता हूं और उसी पक्षी पर चढ़ करके आगे चलता हूं। पत्थरों से अपना पथ बनाने वाले मोदी को ये ताकत उसी सन्यास से मिली जो उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में ले लिया था, जिस उम्र में भविष्य के सपने गढ़े जाते हैं। मोदी उस उम्र में अपना घर छोड़ आध्यात्म की तलाश में निकल पड़े थे। स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानने वाले मोदी उन्हीं की तरह भारत भ्रमण करना चाहते थे। यही वो दौर था जब मोदी किसी सन्यासी की तरह हिमालय में भी रहे। लेकिन मेरे विद्यार्थी काल, स्कूली जीवन के बाद मैं हिमालय में चला गया था। हिमालय के मेरी जिंदगी के जो 3 साल है करीब करीब, वहाँ
वहाँ की बहुत सी घटना है जो मुझे, लेकिन उसके विषय में अभी समय नहीं हुआ है कहने के लिए, कभी कहूँगा। अपनी इस हिमालय यात्रा के दौरान ही नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ भी गए। बेलूर मठ के सहायक सचिव स्वामी सुबीरानंद के मुताबिक करीब 52 साल पहले नरेंद्र मोदी मठ में सन्यासी बनने के लिए आए थे। उन दिनों बेलूर मठ के मुख्य व्यक्ति स्वामी माधवानंद जी महाराज हुआ करते थे। माधवानंद जी महाराज नरेंद्र भाई को बोला कि तुम्हारा उम्र बहुत कम है और पढ़ो और उसके बाद आओ। लेकिन नरेंद्र भाई का मन में एक तीव्र गहरा वैराग्य था। सन्यासी बनने के लिए उनके अंदर में एक अद्भुत उन्मादना था। बेलूर मठ हो या हिमालय, इन दोनों ही जगहों से मोदी का लगाव हमेशा बना रहा। अपनी युवावस्था में मोदी ने साधुओं की तरह जो जीवन बिताया, उनके बारे में बहुत सी बातें अब भी सामने नहीं आई हैं। लेकिन मोदी खुद कहते हैं कि वो उनके जीवन का सबसे अच्छा अनुभव था। मेरी आध्यात्मिक दुनिया है एक, जो मैंने आपको हिमालय की बात कही, लेकिन अभी उसके विषय में कुछ कहने का समय हुआ नहीं है। उचित समय पर मैं जरूर इन चीज़ों पर कभी लिखूंगा। मेरी जिंदगी को सबसे श्रेष्ठ अनुभव है हिमालय की, मेरी एक जिंदगी रही है, लेकिन उस कुछ चीज़ों को मैं अभी सुनना नहीं चाहता। हिमालय में लंबा वक्त गुजारने के बाद मोदी राजकोट के रामकृष्ण मिशन मठ में जाने लगे। यहां भी उनका मकसद साधुओं सन्यासियों की संगत में रहना था, लेकिन किस्मत ने मोदी की मंजिल पहले से ही तय कर रखी थी और यही संदेश उन्हें राजकोट के मठ में मिला। नरेंद्र, बैठो। नरेंद्र, तुम्हें यहाँ आते हुए काफी दिन हो गए हैं। मेरे ख्याल से तुमको अब चले जाना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? हाँ नरेंद्र, इस देश को तुम्हारी जरूरत है। जाओ और देश की सेवा करो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। खुश रहो। और हाँ नरेंद्र, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अपनी दाढ़ी कभी नहीं कटाना। जी गुरुजी। सन्यासी से सेवक और फिर प्रधान सेवक, यानी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी का आध्यात्म से रिश्ता टूटा नहीं। एक तरफ वो एक मजबूत नेता की तरह देश के लिए कड़े फैसले लेते रहे और दूसरी तरफ एक भक्त की तरह पूरी विनम्रता से हर जगह सिर झुकाते रहे, फिर चाहे वो अयोध्या में रामलला का दरबार हो। अब सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। 2014 में पहली बार संसद भवन की सीढ़ियां चढ़ने से पहले मोदी ने मत्था टेका और कहा कि ये देश उनकी मातृभूमि है और मातृभूमि के सर्वोच्च शिखर का सम्मान होना चाहिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। उन्हें हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता था, लेकिन देश के संविधान की शपथ लेते ही जनता ने मोदी को भारी बहुमत से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया। अब पारी मोदी की थी। उन्हें जनता से किए वादों को पूरा करना था। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी की छवि कट्टर हिंदू नेता की थी। उन्हें हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता था, लेकिन देश के संविधान की शपथ लेते ही मोदी ने यह साफ कर दिया कि उनकी सरकार मजहब देखकर काम नहीं करती। वो सबके लिए है और सबके लिए रहेगी। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैंने देशवासियों को कहा था कि मेरे पास अनुभव नहीं है, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मैंने देशवासियों को विश्वास दिया था कि मैं गलतियां कर सकता हूं, लेकिन बद इरादे से गलत कभी नहीं करूंगा। 2014 से 2019 के अपने पहले टर्म में मोदी ने देश के विकास का खाका खींचा। सबसे पहले खुद हाथ में झाड़ू थामकर उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। भाइयों बहनों, इसके बाद गरीबों के लिए विकास की योजनाओं की झड़ी लगा दी। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्टार्टअप इंडिया और पीएम आवास योजना, ऐसी तमाम योजनाओं के जरिए मोदी ने उन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया कि वो सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। जब मैं कहता हूं कि मैं 2022 तक हिंदुस्तान के एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना पक्का घर नहीं होगा। अब मुझे बताइए, क्या मुझे ये कहना चाहिए कि मैं मुसलमानों का पक्का घर बनाऊंगा, फिर यादव मिले तो कहूँगा तुम्हारा पक्का घर बनाऊंगा, दलित मिले तो कहूँ? जी नहीं, मैं कहता हूँ मैं हिंदुस्तान के सभी लोगों के, जब मैं कहता हूँ मैं बिजली दूंगा हर परिवार को, हर परिवार मतलब 100%। मैं कहता हूँ 18,000 गांव जहाँ बिजली नहीं पहुँची है मैं पहुँचाऊंगा, मैंने पहुँचा दिया। सबका साथ, सबका विकास वाली मोदी की सोच उनकी उसी शिक्षा का नतीजा है जो उन्होंने जीवन के कड़वे अनुभवों से सीखी। संघर्षों से भरा जीवन, गरीबी में बिताया बचपन देश के लिए मोदी की नीतियों का आधार बना। नरेंद्र, आया माँ। नरेंद्र क्या कर रहे हैं बेटा? किताब पढ़ रहा हूँ माँ। जल्दी आजा नरेंद्र। तेरे बापू राह देख रहे होंगे, स्टेशन नहीं जा रहे क्या? जा रहा हूँ माँ, स्कूल की तैयारी भी तो कर लूँ। स्टेशन से सीधा स्कूल भी तो जाना है। अच्छा ठीक है, ये ले, पहले नाश्ता कर ले। सत्रह सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर कस्बे में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। 8 साल की उम्र से ही वडनगर का रेलवे स्टेशन मोदी का दूसरा ठिकाना बन गया। चाय वाले। हाँ साहब, कितनी चाय चाहिए? कितने की है चाय? 10 पैसे की एक चाय। एक चाय दे। नरेंद्र मोदी के पिता की स्टेशन पर चाय की दुकान थी।
पिता की मदद के लिए नरेंद्र स्कूल से छुट्टी मिलते ही स्टेशन पर आ जाते थे। हाथ में चाय की केतली लेकर प्लेटफॉर्म पर दौड़ दौड़ कर चाय बेचते थे। स्टेशन और स्कूल 2 मिनट के रास्ते पे थी। 50 मीटर दूर स्कूल थी और 50 मीटर जाने में बहुत समय नहीं होता है और छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे दौड़ के ही जाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब नरेंद्र मोदी से रेलवे स्टेशन से रॉयल पैलेस के सफर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का स्वर्णिम पृष्ठ बताया। रेलवे से रॉयल पैलेस, ये तुकबंदी आपके लिए बड़ी सरल है, लेकिन जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। जहां तक रेलवे स्टेशन की बात है तो मेरी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की कहानी है। मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पृष्ठ है जिसने मुझे जीना सिखाया। वडनगर की तंग गलियों में बने इसी मकान में मोदी का बचपन बीता। घर में बिजली नहीं थी, खाना बनाने के लिए गैस तक नहीं थी, लेकिन इन हालात ने भी बालक मोदी को कभी विचलित नहीं किया। वडनगर के बाद नरेंद्र मोदी का अगला ठिकाना बना अहमदाबाद का सरकारी बस स्टैंड। यहां उनके चाचा बाबू भाई मोदी एक कैंटीन चलाते थे। 1971 में मोदी इस कैंटीन में कैशियर की तरह काम करने लगे। यहीं उनकी मुलाकात संघ के कई नेताओं से हुई। उन्हीं में से एक थे अंबालाल कोष्ठी। मैं जनसंघ में कांकरिया वार्ड का महामंत्री था। उसी समय नरेंद्र भाई मोदी वहाँ से निकलना हुआ उनका। उस समय वो पढ़ने जाया करते थे अहमदाबाद के अंदर। उनसे बातचीत हुई। उन्होंने हमें कोई आदमी उस समय मिलता नहीं था, इसलिए उनसे बातचीत की। इस तरह मुलाकात होने के बाद उनसे दोस्ती कर ली। फिर उनसे हमने पूछा कि आप रहते कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ एसटी स्टैंड की स्टाफ की कैंटीन है, उस कैंटीन में बैठता हूँ और उसी में, यानी चाय की कैंटीन है, उसमें बैठता हूँ और उसी में वहीं गुजारा करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, हम लोग भी यहीं कांकरिया वार्ड के हैं, इसलिए हमारे साथ मुलाकात करके उन्होंने हमारे साथ काम करने की शुरुआत कर दी। अंबालाल कोष्ठी के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के लिए काम करने की इच्छा जताई तो वो उन्हें अहमदाबाद के हेडगेवार भवन ले गए। वकील साहब, ये बहुत मेधावी है, ये जिंदगी में कुछ करना चाहता है, इसीलिए मैं इसे आपके पास लेके आया हूं। अगर आप इसे एक मौका दें तो। अच्छा, ठीक है, आप हमारे साथ काम करिए, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, आपको यहीं हमारे साथ रहना होगा। बिल्कुल साहब। मंजूर है आपको? धन्यवाद आपका साहब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद वकील साहब जी। 1972 में नरेंद्र मोदी आरएसएस से जुड़ गए। उस वक्त वो अहमदाबाद के हेडगेवार भवन में ही रहते थे। सुबह सुबह उठकर वहां आने वाले प्रचारकों के लिए चाय नाश्ता तैयार करते, दफ्तरों के सभी कमरों में झाड़ू लगाने का काम भी करते थे। वो जब सीएम हुए उसके बाद उनका बहुमान हुआ हेडगेवार भवन में। उन्होंने उस दिन बताया कि आज से थोड़े साल पहले मैं यहाँ प्रचारक था, उस टाइम ये पुराना कार्यालय था, वहाँ कोई सुविधा नहीं थी। वो झाड़ू भी वो खुद लगाते थे, दूध लेने भी वो खुद जाते थे, चाय भी वो बनाते थे, और जो अपने सीनियर प्रचारक जी है ना, उनके लिए वो चाय भी बनाते थे और उनके कब्र का भी वो साफ करते थे। 1972 में जब गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन जोर पकड़ रहा था, उसी दौरान नरेंद्र मोदी की संघ में पहली तरक्की हुई।
तब गुजरात में संघ के नेताओं की बसों और ट्रेनों में सीटों के रिजर्वेशन की जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी को सौंप दी गई। संघ मुख्यालय में देश भर से आने वाली चिट्ठियों को संभालने का काम भी मोदी को ही दे दिया गया था और यहीं नरेंद्र मोदी ने लोगों से संवाद की कला और मैनेजमेंट का पहला सबक सीखा, जिसके बाद उन्हें एबीवीपी की गुजरात यूनिट का इंचार्ज बना दिया गया। संघ परिवार के एक एक आदमी होते हैं हर संस्था में, तो उनका जो गुजरात यूनिट का एवीपी था उनमें नरेंद्र भाई को भेजा गया, क्योंकि उनकी उम्र कम थी उस टाइम, शायद उसकी उम्र 20-21 साल की होगी, 74-75 की बात है। नरेंद्र मोदी ने अपनी किताब आपातकाल में गुजरात में लिखा है कि इमरजेंसी की उस रात संघ के दफ्तर में रात भर फोन घनघनाते रहे। अहम दस्तावेज सुरक्षित जगह ले जाने, दफ्तर खाली करने और गिरफ्तारी से बचने के लिए संघ के बड़े नेताओं के निर्देश दिल्ली और नागपुर से लगातार आ रहे थे। इसीलिए इमरजेंसी की वो पहली रात संघ के दफ्तर को समेटने और सहेजने में ही गुजर गई थी। उस वक्त तमाम राजनीतिक संगठनों पर पाबंदी लगाई गई, जिसमें संघ भी शामिल था। ऐसे हालात में 7 जुलाई 1975 को संघ के विभाग प्रचारकों की पहली बैठक अहमदाबाद में बुलाई गई थी। इस बैठक में नरेंद्र मोदी भी सिख का भेष बनाकर शामिल हुए थे। साथी, संघ पर प्रतिबंध लगने के बाद ऐसे मुश्किल हालत में काम कैसे किया जाए, इसी बात पर चर्चा के लिए आज ये बैठक बुलाई गई। इमरजेंसी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब देश के लोकतंत्र पर ताले लगा दिए थे और लोकतंत्र के लिए एक संघर्ष चलता था, मेरी आयु तो बहुत छोटी थी, लेकिन उस समय मुझे समाज के बहुत लोगों से मिलने का अवसर मिला, दुनिया को अलग रूप से जानने का अवसर मिला। मैं अंडरग्राउंड था, पढ़ने का भी बहुत अवसर मिला। लोकतंत्र की ताकत, लोकतंत्र के भिन्न भिन्न पहलू, उसके सामर्थ्य को मैंने समझा। इमरजेंसी के बाद के दौर में नरेंद्र मोदी को गुजरात में संघ और उससे जुड़े संगठनों के बीच तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्नीस 1980 में भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात में पार्टी को मजबूत करने में जुट गए। 1987 में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी को जीत मिली। तब नरेंद्र मोदी को गुजरात बीजेपी का सचिव बनाया गया। मोदी को संघ से बीजेपी में लाने में तत्कालीन संघ प्रमुख बाला साहेब देवरस की मुख्य भूमिका थी। जब नरेंद्र मोदी ने अपने एक पॉलिटिकल कैरियर शुरू की तो सबसे पहले अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में उनको प्रभारी बनाया था। तो एक बाजू मेयर थे और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, एक बाजू नरेंद्र मोदी थे। तो सभी स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे उनको अपने एक रूम में इकट्ठा करते थे, बोलते भाई अभी चलो बताओ क्या एजेंडा है। तो मेयर वगैरह को लगा कि ये तो मोदी जैसे सुपर मेयर ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो सभी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स ने उनके सामने फिर रेबेल कर दिया और फिर बंद कर दिया और बोला कि भाई नरेंद्र मोदी को हटाओ। नरेंद्र मोदी को हटा दिया केशुभाई के समय में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रभारी की पोजीशन से। 1995 में गुजरात में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और इसी के बाद मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। उसी वक्त नरेंद्र मोदी को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाकर दिल्ली भेज दिया गया। ये लुटियंस की दिल्ली में मोदी का पहला कदम था। यहां मोदी को पंजाब और हिमाचल समेत 5 राज्यों का प्रभारी बनाया गया। यही वो दौर था जब मोदी ने संगठन में अपनी पकड़ को मजबूत करना शुरू किया। उनकी तरक्की भी हुई, वो सचिव से महासचिव बन गए और फिर साल 2001 में पहली बार सत्ता ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया। प्रणाम वाजपेयी जी। खुश रहो, आओ। पंजाबी खाना खाते खाते बहुत मोटे हो गए हो तुम। अब तुम्हें दुबला होना चाहिए, इसलिए यहां से चले जाओ, दिल्ली खाली कर दो। मैं समझा नहीं, कहां जाऊं? गुजरात चले जाओ, वहां तुम्हें काम करना है।
तो क्या मैं अब गुजरात का इंचार्ज हूं या और भी स्टेट का? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम्हें चुनाव लड़ना है। इसके बाद मोदी गुजरात गए और फिर अगले 13 साल तक गुजरात की गद्दी पर उनके अलावा कोई नहीं बैठ पाया। इन 13 सालों में मोदी ने गुजरात में विकास का एक नया मॉडल बनाया और इसमें काम आया उनका वो अनुभव जो उन्होंने इसके पहले के 3 दशकों में देश भर में घूमकर हासिल किया था। मेरी जिंदगी में कुर्सी नाम की चीज़ तो 2001 में आई। 2001 के पहले तो मेरा कोई लेना देना नहीं था राजनीति से, न मैं चुनाव से लड़ने से मेरा कोई लेना देना नहीं था। तो मैं, लेकिन तब भी जो मेरे जीवन को जानते हैं, आप शायद, यानी मुझे मेरी अपनी बात में बताना पड़ रहा है, वो मुझे शोभा नहीं देता, लेकिन मैं बता देता हूँ। इस देश में 450 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट ऐसे होंगे जहाँ मैंने रात्रि मुकाम किया होगा। 450 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जहाँ मैंने रात्रि मुकाम किया होगा। और मेरा करीब 45 साल का जीवन परिव्राजक का जीवन रहा है। मेरे जीवन का बहुत बड़ा कालखंड मैंने रेल की पटरी पर ट्रेन के डिब्बे में गुजारा है, ट्रैवलिंग में। मैं चाय बेचता था, वो दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग, मैं बात की जिंदगी कहता हूँ। तो मैं एक प्रकार से बहुत ही परिव्राजक रहा हूँ। 450 डिस्ट्रिक्ट में नाइट होल्ड तो मैं बड़ा कंजर्वेटिव और था, उससे भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब मुझे हिंदुस्तान के हर कोने का मेरा कैसा तवज्जो। तब भी मैं ऐसा ही कठोर परिश्रम करता था जी, तब भी ऐसा ही कठोर परिश्रम। सीएम से पीएम तक के सफर में मोदी को 13 साल लगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से दुनिया का लोकप्रिय नेता बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो पहली बार अमेरिका गए तो उनका स्वागत देखकर दुनिया दंग रह गई। इसके बाद से दुनिया में मोदी का डंका बजने लगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हो या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सबके साथ मोदी की केमिस्ट्री सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों से कहीं ज्यादा थी। My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका स्वागत है मेरे दोस्त। All together now, howdy Modi. Oh! Oh! 2019 में अमेरिका के टेक्सास में पीएम मोदी के लिए मेगा शो हुआ। इस इवेंट में मोदी की लोकप्रियता को देखकर ट्रंप को भी ये कहना पड़ा कि मोदी का जलवा किसी रॉक स्टार से बढ़कर है। ये मोदी की लोकप्रियता ही है कि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन आलोचनाओं के बावजूद मोदी को नजरअंदाज नहीं कर पाती। 2019 के चुनाव के पहले टाइम मैगजीन ने कवर पेज पर मोदी की फोटो लगाकर लिखा था, इंडियाज डिवाइडर इन चीफ। लेकिन 2 साल बाद इसी मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में न सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम शामिल किया, बल्कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी को भारत का सबसे निर्णायक नेता बताया। मेरे पिताजी कुछ थे, मेरे दादा कुछ थे, मेरा नाना कुछ थे, कुछ नहीं है जी। तो मेरे पास पूंजी एक ही है, कठोर परिश्रम। मेरे पास पूंजी है प्रामाणिकता।
मेरे पास पूंजी है मेरे 125 करोड़ देशवासियों का प्यार, और इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और मैं देशवासियों को कहना चाहूंगा कि मैं भी आपके जैसा ही एक सामान्य नागरिक हूं। ये मोदी के मजबूत नेतृत्व का ही नतीजा है कि जब 2019 में उनकी वापसी को लेकर कुछ लोग संदेह जता रहे थे, तब वो और ज्यादा मजबूती से लौटकर आए और इस बार उन्होंने वो कर दिखाया जिसे लेकर देश में लंबे समय से मांग उठ रही थी। दशकों तक हम भारतीयों के बीच इस आर्टिकल 370 ने एक अस्थाई दीवार बना रखी थी। हमारे जो भाई बहन इस अस्थाई दीवार के उस पार थे, वो भी असमंजस में रहते थे। जो दीवार कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद बढ़ा रही थी, आज सरदार साहब के इस भव्य प्रतिमा के सामने खड़ा हूं तो सर झुका करके पूरी नम्रता के साथ सरदार साहब को मैं हिसाब दे रहा हूं कि सरदार साहब, आपका जो सपना अधूरा था, अब वो दीवार गिरा दी गई है। और इसके अगले ही साल मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करके करोड़ों राम भक्तों की आस्था का सम्मान किया। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। जनता से किए अपने वादों को पूरा करना और कठिन स्थिति में भी मजबूत फैसले लेने की क्षमता मोदी को सबसे बड़ा जननायक बनाती है। न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। न मैं गिरा और न तो मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे।